हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग की तैयारी कैसे चल रही है? तो मैं यहाँ पे एक वीडियो लेकर के आ रही हूँ जिसमें आपको एक ही वीडियो में आपके टर्म 2 में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उसके सारे फॉर्मूलाज आपको मिल जाएंगे विद इजी एक्सप्लेनेशन। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं जो है फॉर्मूला को लर्न करने के लिए आपको ट्रिक्स और टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे पूरे 7 चैप्टर्स का समरी है, एक तरफ से आप ये मान सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका पहला चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इक्वेशन होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वेयर a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और x का हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगा तो वो लीनियर इक्वेशन रह जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। इसलिए a जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब जो x का वैल्यू आता है वो होता है इस इक्वेशन का रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये होता है x का वैल्यू। ठीक, अगर दो हमको रूट्स गिवन है अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ द रूट्स दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाई ए। दैट मीन्स एक्स का नेगेटिव कोफिशिएंट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। इसी तरीके से आपने पॉलिनोमियल भी पढ़ा था कि सम ऑफ जीरोज जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है और सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो सी बाई ए होता है। इस तरीके से आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा था। अभी आप जो है पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वहाँ जीरोज बोलते थे, अब यहाँ पे हम बोलेंगे रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए होता है। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स को फाइंड आउट करने के लिए, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको 3 मेथड है। एक पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको आप स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कैसे इजीली आप कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और तीसरा जो मेथड होता है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला जो मेथड है इस साल टर्म 2 में, मतलब इस साल के जो स्टूडेंट्स जो 10th का भी एग्जाम दे रहे हैं, टर्म 2 का एग्जाम दे रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड जो है वो इस साल डिलीटेड है। सिर्फ आपको करना है फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फैक्टराइजेशन मेथड का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दूंगी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, आई रिपीट, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह डिस्क्रिमिनेंट भी लिख सकते हैं। तो x हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a। अब a b c क्या है? a जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b जो है x का कोफिशिएंट है और c जो है आपका कॉन्स्टेंट टर्म होगा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करके आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा। ठीक है, तो ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये है कि जो x आ रहा है, यानी कि जो रूट्स आ रहा है वो कैसा है, रियल है कि नॉन रियल है, इक्वल है कि अनइक्वल है, ये हमको देखना है। तो नेचर ऑफ रूट्स जो है उसके लिए हमको चेक करना पड़ता है डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या है? ये अगर ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव है तो रूट्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x का पावर 2 है तो जो भी रूट्स आएंगे वो 2 ही आएंगे, एटमोस्ट 2 रूट्स ही आ सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो जो रूट्स आएंगे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 रूट्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे रूट्स जो है वो डिफरेंट होंगे और रियल होंगे। ठीक है, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि सेम रूट्स होंगे और रियल होंगे, नेचर होगा रियल। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव है तो रूट्स जो होंगे वो नॉन रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जनरली क्वेश्चन ये वाले में पूछा जाता है कि अगर कोई गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट्स इक्वल हैं तो हमको गिवन वैल्यू का जो मिसिंग वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो इसको ध्यान से देख लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स जो होंगे वो दोनों अलग अलग होंगे और रियल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इक्वल टू 0 है तो जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे और रियल होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव है तो जो रूट्स होंगे वो नॉन रियल होंगे। और इस मैं बता दूं इसमें जो है बेस्ड क्वेश्चन कम ही आते हैं। ठीक, तो ये पूरा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समरी था। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं, 1 मिनट मुझे टाइम दे दीजिएगा ताकि मैं देख लूं कि कौन सा नेक्स्ट चैप्टर है। यस, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो सीक्वेंस होता है वो होता है a1 a2 a3
A4 इस तरीके से AN, जरूरी नहीं है AN लास्ट टर्म हो, उसके बाद भी टर्म हो सकते हैं AN+1 समथिंग समथिंग समथिंग। तो स्टूडेंट्स AN अगर लास्ट टर्म है तो कुछ फॉर्मूला बनता है, और लास्ट टर्म नहीं है तो कुछ फॉर्मूला होता है, मैं आपको वो भी समझाऊंगी आगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये होता है एक सीक्वेंस। सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब बोल सकते हैं जब इनके कॉमन डिफरेंसेस सेम आए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3, और इस तरीके से आप सो ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करने पे अगर आपको जो वैल्यू मिल रहा है वो सेम मिल रहा है, उसको हम बोलेंगे D, यानी कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो दैट मीन्स वो जो सीक्वेंस गिवन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर नहीं आ रहा तो वो जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ नंबर्स आपको सीक्वेंस में दिए रहेंगे और चेक करके बताना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। उसके लिए आप क्या करेंगे, A2 माइनस A1 कर देना, यानी सेकंड वाला जो नंबर होगा उसको फर्स्ट नंबर को उससे माइनस कर देना, और फिर उसके बाद थर्ड नंबर से सेकंड नंबर को माइनस करना, फोर्थ नंबर से थर्ड वाले को माइनस करना। इस तरीके से देखना कि जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है कि नहीं। अगर डिफरेंस सेम आ रहा होगा तो दैट मीन्स आपका जो सीक्वेंस गिवन होगा वो AP होगा, और अगर सेम नहीं आ रहा होगा तो वो डिफरेंस जो है, अगर सेम नहीं आ रहा होगा तो वो जो सीक्वेंस है वो AP नहीं होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद देखते हैं अगर हमको AN का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे। तो AN का वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस N-1D। तो A क्या है, फर्स्ट टर्म होता है, N जो होता है जितना हमको N नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो N होगा, और D जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है, AN यानी कि nth टर्म होता है, ठीक है। तो ये हमको फॉर्मूला होता है। तो इससे सोचो कि फर्स्ट टर्म अगर A है तो सेकंड टर्म क्या होगा, A प्लस D होगा, थर्ड टर्म क्या होगा, A प्लस 2D, तो फोर्थ टर्म क्या होगा, A प्लस 3D, यानी कि यहाँ पे हम एक एक माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे nth टर्म क्या हो जाएगा, AN क्या हो जाएगा, A प्लस N-1D होगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये nth टर्म का फॉर्मूला है। इसके बाद आप समझेंगे कि अगर इन टर्म्स का हमको सम फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालें। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, SN लिखते हैं जिसको हम लिखते हैं n/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस N-1D, ये होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। तो इसमें से n क्या है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, A जो है फर्स्ट टर्म है, n यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, D जो है कॉमन डिफरेंस है, SN जो है n टर्म्स का सम है। अगर n टर्म्स है तो n टर्म्स का सम होता है। स्टूडेंट्स अगर nth टर्म ही आपका लास्ट टर्म है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं n/2 A प्लस L, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 A प्लस AN। इस तरीके से भी ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है। अगर nth टर्म लास्ट टर्म है तभी। स्टूडेंट्स कई बार ऐसा होता है कि ये लास्ट टर्म नहीं होता तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। आपको इस फॉर्मूला से सॉल्व करना होगा। अगर nth टर्म आपका लास्ट टर्म है तो आप इस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP का फॉर्मूला ये होता है। क्लियर है। ये पूरा AP चैप्टर का समरी है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा। तो अब मैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जा रही हूँ। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर जो है पूरा साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा पे बेस्ड है। तो आप लोग को क्लियर पता होना चाहिए कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनियस होता है। अगर ये थीटा है तो स्टूडेंट्स अगर ये वाला थीटा हम लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, सॉरी ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनियस वही रहेगा। ध्यान रखिएगा अगर ये एंगल ले रहे हैं तो थीटा के साथ में जो लाइन जुड़ा होता है उसको हम बेस मानते हैं, और थीटा के सामने जो एंगल होता है उसको हम परपेंडिकुलर मानते हैं। अगर हम इस एंगल को लेंगे तो थीटा के साथ कौन सा लाइन है, यहाँ पे ये है, तो ये बेस होगा और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और ये वाला जो होगा हाइपोटेनियस होगा। हाइपोटेनियस के लिए HY लिख देते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेनियस होगा। अब आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, इसको लर्न करने के लिए मैं इजीली बता देती हूँ। पंडित बद्री प्रसाद बाय हर बोल, फिर से रिपीट कर रही हूँ, पंडित बद्री प्रसाद बाय हर बोल। तो P/H जो होगा वो साइन थीटा होगा, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। B/H यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस होगा कॉस थीटा। P/B यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस जो होगा वो होगा टैन थीटा। आप इसका आप रिवर्स भी कर सकते हैं, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा भी कर सकते हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा ये भी कर सकते हैं। तो कोसेक थीटा जो होता है 1/sin होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, H/P हो जाएगा। सेक थीटा जो होता है 1/cos होता है, 1/cos होता है, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो H/B होगा, यानी कि हाइपोटेनियस बाय बेस होगा। और कॉट थीटा जो होता है 1/tan थीटा होता है, विच इज इक्वल्स टू B/P। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। और स्टूडेंट्स इसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये चैप्टर में आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को करना होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है या कोई भी खड़ा है, वो इसको वॉच कर रहा है, इसको कहीं पे कोई पॉइंट को वॉच कर रहा है, तो स्टूडेंट्स उसकी आई जो है कैसी होगी, ऊपर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो यहाँ से वो इसको वॉच कर रहा है तो लाइन ऑफ साइट है, यानी कि वो जिस लाइन पे देख रहा है इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। और आंख के ठीक सामने जो लाइन बन रहा है, ये इसको मैं आइज़ बना देती हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ये कोई बच्चे की आइज़ है, ठीक। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ से
इसको, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, यहाँ पे कुछ भी ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, आप कुछ भी मान लीजिए काइट ही है, कुछ भी है ना, तो इसको अगर देख रहा है तो उसकी लाइन ऑफ साइट ये हो गई, और जिस आंख के ठीक सामने वाला जो लाइन है वो हॉरिजेंटल लाइन होगा। और हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर की तरफ जब देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अब नीचे की तरफ वाले को देखते हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं दूसरा चीज़ क्या होता है। अगर कोई बच्चा जो है इस टावर के या कोई भी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और नीचे वाली चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब यहाँ कोई चीज़ खड़ी है, या यहाँ पे समझ लीजिए एक गमला रखा है और यहाँ बिल्डिंग के टॉप से वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट। अब उसकी आइज़ कहाँ है, यहाँ है, तो आइज़ के ठीक सामने एक लाइन यहाँ पे आप फॉर्म कर दो, तो ये लाइन हो जाएगा हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन। अब हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल होता है यहाँ पे थीटा होता है, और इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम ऊपर देख रहे होते हैं तब होता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम नीचे देख रहे होते हैं तब होता है। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल विल बी इक्वल्स टू ये एंगल होगा, तो ये भी थीटा होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, दिस ऑल अल्टरनेट एंगल्स करके फिर आपको ये थीटा मानना पड़ता है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन में पहले तो ये थीटा होगा, लेकिन आप क्या करेंगे, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल है, इसलिए इसको थीटा मानेंगे, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। क्लियर है, नो डाउट। आप स्टूडेंट्स इस चैप्टर को कंप्लीट समझने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न करना होगा। तो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है वो ये है, आपको लर्न करने का इजी मेथड मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मुड़ चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर है सर्कल्स। ठीक है, तो सर्कल्स चैप्टर में स्टूडेंट्स पूरा जो सर्कल चैप्टर है वो 2 थ्योरम्स पे बेस्ड है। तो पहला थ्योरम जो है वो इस तरीके से है कि एक सर्कल है, सर्कल का कोई रेडियस है, सपोज ये रेडियस है। ठीक है, ये रेडियस जो है उसके, ये जो है उसका टेंजेंट है, इस सर्किल का टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट जो है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। पहला थ्योरम ये है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये होता है। ठीक है, अगर ये दिया है कि ये रेडियस है और ये 90 डिग्री है तो आप बोलेंगे दिस विल बी टेंजेंट। इसका कन्वर्स भी कह सकते हैं कि रेडियस है और ये 90 डिग्री है तो ये टेंजेंट होगा। दूसरा चीज़ क्या, थ्योरम 1 क्या है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। रेडियस और टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर होते हैं, थ्योरम नंबर 1 का, ये मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ। ठीक, तो यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ, अगर टेंजेंट को मैं यहाँ पे कैपिटल टी से डिनोट करूँ, कुछ स्मॉल टी से डिनोट करती है, स्मॉल टी से डिनोट करूँ तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये इतना ध्यान रखिएगा, ये आपका थ्योरम नंबर 1 है। सेकंड थ्योरम जो है उसमें क्या करना, देखिए एक सर्कल है, सर्कल का ये पॉइंट सेंटर है और यहाँ पे कहीं पे एक्सटर्नल पॉइंट P है। जब हम यहाँ पे इसको और इसको ज्वाइन करते हैं, इसको हम A नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं, तो देखो सर्कल को ये लाइन जो है एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है तो PA एक टेंजेंट होगा। वैसे ही यहाँ पे PB जो है सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करेगा तो PB एक टेंजेंट होगा, और PA इक्वल्स टू PB दोनों का लेंथ जो है इक्वल होगा। ये हमारा थ्योरम नंबर 2 है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ये हमारा जो है सेकंड थ्योरम है। दैट मीन्स PA और PB का लेंथ जो है वो इक्वल होगा। ये शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये आपका सेकंड थ्योरम है। क्लियर है, नो डाउट। अब करते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपको 2 तरह की कंस्ट्रक्शन आएंगे। एक तो जो है आपको एक गिवन लाइन सेगमेंट होगा, उसको किसी रेशियो में डिवाइड करने के लिए आएगा। ठीक है, जैसे आपका x/y रेशियो में डिवाइड करने के लिए आएगा। ठीक, दूसरा जो चीज़ है वो है टेंजेंट ड्रॉ करना, टेंजेंट ड्रॉ करना आएगा। ठीक है, इसके सारे जो हैं मैंने इसको सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। मैं आपको शॉर्ट में इसको बताती हूँ। लाइन सेगमेंट जो है इस तरीके से कोई लाइन सेगमेंट बनाइएगा, एक्यूट एंगल बनाइएगा। जितना आपको यहाँ पे बोला है, सपोज 2:3 बोला है, तो आपको क्या करना है, इसको मैं BAX नाम दे देती हूँ। तो 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। तो इसको 5 इक्वल उसमें डिवाइड कर दीजिएगा, A1 A2 A3 A4 और A5। A1 साफ दिख रहा है आपको। A1 इक्वल्स टू A1 A2 इक्वल्स टू A2 A3, ये जो लेंथ है इक्वल होने चाहिए। फिर आपको इसको ज्वाइन कर लेना है, और फिर यहाँ पे क्या है 2, तो A2 से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि इस लाइन के पैरेलल हो। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है, वो पैरेलल होना चाहिए, और ये लाइन जाकर के जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा उसको C नाम देंगे। तो AC/BC जो है आपका रिक्वायर्ड रेशियो होगा, 2:3 रेशियो होगा। ये आपको मैं शॉर्ट में बता दी कि लाइन सेगमेंट को कैसे आपको डिवाइड करना है। ठीक है, नाउ टेंजेंट को कैसे ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स किसी भी सर्किल का अगर हमको सेंटर पता है, बाहर का कोई एक पॉइंट पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ज्वाइन करेंगे, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके हमको यहाँ पे एक मिड पॉइंट मिल जाएगा। सपोज मैं इसको M नाम दे देती हूँ। M को सेंटर मानते हुए, MP या MO को रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करो। ऐसे इस तरीके से सर्कल ड्रॉ होगा। ये सर्किल जो है पहले वाले सर्किल में जहाँ भी इंटरसेक्ट होगा उसको नाम दे दो A, और यहाँ पे B, इसको ज्वाइन कर लो, तो आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट PA और PB होगा। इसके बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जो मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मुड़ते हैं।
अब जो है हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो स्टूडेंट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में आपको पहले तो जितने भी सॉलिड शेप्स हैं जैसे कि क्यूब है, क्यूबॉइड है, फिर उसके बाद आपका जो है सिलेंडर है, फिर कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर, सारे के फॉर्मूलाज लर्न होना चाहिए। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपको लर्न होना चाहिए। तो स्टूडेंट उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि कैसे फॉर्मूला को इजीली आप लर्न कर सकते हैं। यहाँ मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ। देखिए क्यूब का जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, राइट। और अगर इसके साइड को हम ए माने तो स्टूडेंट्स देखो इसका एक फेस को उठा के देखो क्या होगा, ये ए होगा, ये ए होगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा। अब मुझे अगर पहले इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम उसका टॉप और बॉटम को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ चारों वॉल्स के एरिया को ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स चारों वॉल जो है यानी कि चारों जो फेसेस होते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं। एक फेस का एरिया ए स्क्वायर है तो चारों फेस का एरिया कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर होगा। तो वहां पे आप लिखोगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स। क्यूब और क्यूबॉइड के लिए हम लेटरल सरफेस एरिया लिखते हैं और बाकी के जो फिगर्स हैं सिलेंडर, कोन और स्फीयर और हेमिस्फीयर, इसके लिए हम जो है कर्व सरफेस एरिया लिखते हैं। स्फीयर के लिए कर्व सरफेस एरिया नहीं होता क्योंकि उसका पूरा पार्ट विजिबल होता है। तो स्टूडेंट्स बाकी के जो रहेगा सिलेंडर, कोन और हेमिस्फीयर उसके लिए हम कर्व सरफेस एरिया लिखते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड के लिए हम लेटरल सरफेस एरिया लिखते हैं। इसका रीजन ये है कि क्यूब और क्यूबॉइड में जो है कर्व फेस नहीं होता, सिर्फ जो है एक लाइन सेगमेंट होता है अगर मान लो, तो यहाँ पे कर्व फेस नहीं होता तो इसलिए हम लेटरल सरफेस एरिया लेते हैं। और सिलेंडर, कोन और हेमिस्फीयर में कर्व फेस होता है तो इसलिए हम वहाँ पे कर्व सरफेस एरिया लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि हमको जो वॉल्स को लेना है, टॉप और बॉटम को इग्नोर करके लेते हैं, वो होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। तो आप क्यूबॉइड का देखते हैं, सॉरी क्यूब का जो हमने लेटरल सरफेस एरिया कर लिया, अब हमको इसका टोटल सरफेस एरिया करना है। तो स्टूडेंट्स टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, स्टूडेंट्स देखिए हमने अभी तक 4 दीवार का निकाल लिया, 4a स्क्वायर है। अब हम टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड कर देते हैं तो टोटल कितने फेसेस हो गए, 6 फेसेस हो गए, है ना। अगर आप देखें कि एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, कितने वॉल्स होते हैं, अगर वॉल्स से समझ में आता है तो वॉल से समझो, कितने फेसेस या कितने वॉल्स होते हैं, 6 होते हैं। और हर वॉल्स या हर फेस जो है वो इक्वल साइज का होता है तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर। क्लियर है। और वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं, दिस यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम हो जाता है a क्यूब। ठीक, अब क्यूबॉइड देखते हैं। क्यूबॉइड का शेप कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, क्यूबॉइड का शेप इस तरीके से होता है, ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, ये हाइट होता है। पहले हम लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स ये वाला फेस को मैं यहाँ पे, ये जो सामने वाला फेस है उसको यहाँ सेपरेट ड्रॉ कर रही हूँ। ये क्या है, लेंथ है और ये है हाइट। अगर मैं इसका एरिया निकालूँ तो क्या करूँगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो ये LH हो जाएगा। ठीक है, जैसा फेस अगर सामने है वैसा ही एक फेस पीछे भी होगा तो दैट मीन्स दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, 2LH हो जाएगा। ठीक, अब देखिए साइड वाले वॉल को, ये वाले वॉल को, तो यहाँ पे क्या है, ब्रेथ है और ये हाइट है। मैं यहाँ पे सेपरेट ड्रॉ कर रही हूँ, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, BH होगा। तो एक वाइट वॉल जो है साइड में है तो दूसरा वॉल उसके इस तरफ होगा, तो 2 वॉल्स होते हैं साइड वाले, तो यानी कि 2BH को हमको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। आप इससे चाहें तो 2H को कॉमन ले लो तो L प्लस B आ जाएगा। तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, 2H L प्लस B। फॉर्मूला लर्न करने के स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे इन शॉर्ट बता रही हूँ। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया के लिए आप क्या करते हैं, उसका टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम सबको इंक्लूड करेंगे। तो स्टूडेंट 4 वाल का तो आपने निकाल लिया, 2LH प्लस 2BH था। अब ये वाला टॉप वाला फेस को देखते हैं। टॉप वाला फेस को मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये क्या है, हमारा लेंथ है और ये है ब्रेथ, तो एरिया क्या हो जाएगा, LB। तो टॉप वाला फेस का एरिया है LB तो नीचे वाला फेस का भी LB होगा, तो दैट मीन्स हमको यहाँ पे 2LB को प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो जो हो जाएगा LH प्लस BH प्लस LB। ये आपका हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो है 2LB प्लस BH प्लस LH होता है। इसको आप किसी भी ऑर्डर में लिख लो, प्लस करने पे जो है ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, प्लस में ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉल्यूम के लिए क्या करना होगा, आपको लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मल्टीप्लाई करना होगा, तो LBH हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट फिगर सिलेंडर देखते हैं। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में फॉर्मूला जरूर लर्न करना है, फॉर्मूला लर्न नहीं होगा तो आप चैप्टर नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट सिलेंडर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। सिलेंडर में देखिए इस सर्किल का, अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक सर्किल लूँ, इसका मेरे को सर्कमफ्रेंस लेना है, एरिया नहीं लेना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। पहले तो मैं इसका अगर सर्कमफ्रेंस निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 2πr होगा, है ना। अब ये जो है मैं ऐसे 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 करके बहुत सारे जो है सर्कस जोड़ दूँ h हाइट तक, तो क्या बन रहा है, एक सिलेंडर बन रहा है। तो 2πr इंटू h कितना हो जाएगा, 2πrh। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लेना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आया, 2πrh। और ऐसे ही आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया के स्टूडेंट्स अब मुझे इसका एरिया लेना पड़ेगा, कितना है, πr स्क्वायर है ना, और इसका एरिया कितना है, πr स्क्वायर है। अभी आपने इसका कर्व सरफेस एरिया मतलब उसके जो आपका कर्व्ड फेस होता है उसका एरिया, तो अभी आपने निकाला था यहाँ पे 2πrh, इसका था 2πrh। तो इन दोनों को हम प्लस, इन तीनों को हम प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 2πrh प्लस
पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर होगा, है ना। इससे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई और आर को कॉमन ले सकते हैं, तो एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये आपका फॉर्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है। 2 पाई आर एच प्लस आर होगा। वॉल्यूम के लिए स्टूडेंट्स क्या करना है, वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं, उसके बेस, किसी भी फिगर का हम वॉल्यूम निकालते हैं तो बेस के साथ में उसके हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेस का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर है, और हाइट कितना है, एच है। फिर से एक बार बता देती हूँ, बेस का एरिया ये पूरा जो है इसको आप शेड कर दो, ये एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर है, और हाइट कितना है, एच है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। टोटल सरफेस एरिया नहीं, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम के लिए हम बेस के साथ हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो फिगर है वो कौन सा है, कोन है। नेक्स्ट जो फिगर है वो कोन है। कोन जो है वो इस शेप का होता है। कोन का ये होता है हाइट, यहाँ होता है रेडियस, और ये होता है एल। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे हाइट और रेडियस और एल को ऐसे दिखा रही हूँ, एच, ये आर और एल। ये क्या है, 90 डिग्री है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या होता है, आप पाइथागोरस से हम लगा सकते हैं। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एल स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। अगर आपको एल निकालने बोला जाए तो क्या करना, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है, ये हो गया आपका सिलेंडर का एल निकालने का फॉर्मूला। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप करेंगे 2 पाई आर एल फॉर्मूला का यूज़, ठीक है। इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर और इसके इस एल को मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 पाई आर एल हो जाएगा। सॉरी, पाई आर एल गलत बोल दिया मैंने यहाँ पे गलती से। कर्व सरफेस एरिया के लिए पाई आर एल, मैं जो सिलेंडर का याद, वो कोन का राइट सर्कुलर सिलेंडर का याद आ रहा था, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने 2 पाई आर एल लिख दिया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पाई आर एल इंटू एच लेना है। यहाँ पे मैंने 2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि कोन में यहाँ पे एक ही कोन है, एक सिलेंडर और एक और सर्कल नहीं है, तो पाई आर एल ही ले रही हूँ, ठीक। तो पाई आर एल जो है कोन का कर्व सरफेस एरिया होगा। मैं फटाफट बोली स्टूडेंट्स, तो थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गया, सॉरी। हाँ, तो अब मेरे को इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए मैं क्या करूँगी, पाई आर एल, इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पे, पाई आर एल प्लस आर होगा। मैं इसको समझा भी देती हूँ कैसे होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, और ये इसका एरिया कितना है, पाई आर एल है। मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ, पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर को प्लस कर दूँ, और फिर उसके से कॉमन क्या निकाल सकती हूँ, पाई आर को कॉमन निकाल दूँ, तो क्या हो जाएगा, एल प्लस आर रह जाएगा। फॉर्मूला लर्न करने का तरीका समझ में आ रहा है। ये पाई आर एल है, इसका कर्व फेस का एरिया जो है पाई आर एल है, और बेस एरिया पाई आर स्क्वायर है। इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल दो, और ये आपका जो फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। आप इस फॉर्मूला से भी यूज़ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कॉमन निकालो, ठीक है। कॉमन निकालने पर कैलकुलेशन जो है वो ईजी हो जाता है। अब उसके बाद जो है कोन का वॉल्यूम, स्टूडेंट्स कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। मैं बताती हूँ क्यों होता है। अगर कोई एक सिलेंडर है और एक कोन है, अच्छे समझना, ठीक है, ये एक कोन है, इसको उल्टा बनाती हूँ तो आपको समझ में ज़्यादा से जाएगा। ये एक कोन है और एक सिलेंडर है, ठीक। सिलेंडर और कोन का हाइट सेम है, रेडियस सेम है, ठीक। तो अगर मुझे इस कोन से इस सिलेंडर को पूरा कंप्लीट भरना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐसे 3 कोन, अगर मान लो मुझे इसमें पानी भरना है, वाटर भरना है यूजिंग दिस कोन, तो मेरे को 3 बार इस कोन को फिल करके इसमें डालना पड़ेगा, तब जा करके इसका सिलेंडर पूरा भर जाएगा। तो दैट मीन्स कोन का जो वॉल्यूम होता है इसका 1/3 होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। क्लियर है ना। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट फिगर जो है, एक स्फीयर है। स्फीयर का स्टूडेंट्स आपको टोटल सरफेस एरिया लेना है। कर्व सरफेस एरिया इसलिए नहीं लेना है क्योंकि हमको उसका पूरा का पूरा पार्ट एक ही बार में दिख जाता है, अलग अलग हम टॉप बॉटम तो इसका अलग नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, इसका हम सिर्फ टोटल सरफेस एरिया लेते हैं। अब स्टूडेंट्स देखो, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए मैं आपको एक अच्छी सी बात बताती हूँ। एक अगर स्फीयर है और वो पूरा, उसमें मुझे जो है इसके जो पूरा जो है इसमें मैंने एक थ्रेड लपेट रखा है। अब मैं उस थ्रेड को खोल करके 4 सर्किल को भरना शुरू कर रही हूँ। सिंस यहाँ पे स्फीयर और जो सर्कल्स हैं वो एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन आप जब रियल ऑब्जेक्ट देखोगे तो स्फीयर जो होता है वो 3D होता है और सर्कल जो होता है वो 2D होता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इक्वल साइज़ के सर्कल्स लूँगी और इस थ्रेड को निकाल के जो स्फीयर में है, पूरा स्फीयर का जो एरिया में भरा हुआ है, उस थ्रेड को लेकर के इस सर्कल को लपेटना शुरू करूँगी, तो मैं ऐसे 4 सर्कल को फिल कर सकती हूँ उस थ्रेड से। तो दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो स्फीयर होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 सर्किल के बराबर होता है, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर। एक सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। इसका कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। इसीलिए जो है स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद जो नेक्स्ट फिगर है
वो होता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में आप कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों लेंगे स्टूडेंट्स, इसीलिए लेंगे क्योंकि देखिए इसका हम टॉप को हमको विजिबल है, तो पहले हम इस टॉप को इग्नोर करेंगे, सिर्फ हम ये वाला पार्ट लेंगे। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया के लिए इसका जस्ट हाफ कर दो तो हो जाएगा 2πr²। ठीक, अब हमको टोटल सरफेस एरिया लेना है। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, हम कर्व सरफेस एरिया इस वाले एरिया जो कि हमारा था 2πr² के साथ में इस सर्कल का एरिया यानी कि जिसका टॉप है, ये क्या है, एक सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है πr²। 2πr² और 3πr² कितना हो जाएगा 3πr²। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्यों होता है फिर से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr² और ये सर्कल का एरिया होता है πr²। इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा 3πr²। और वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इसका जस्ट हाफ होता है तो होता है 2/3πr²। तो ये चैप्टर स्टूडेंट्स पूरा इस टेबल पे बेस्ड है। इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लेना। मैं टेबल यहाँ पे एक बार फिर से डिस्प्ले कर देती हूँ। इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लेना। इसको लर्न करने का तरीका मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, मैं इसका ट्रिक भी बताऊँगी। ठीक है, अब जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में स्टूडेंट्स आपको 3 चीज़ें पढ़नी है, मीन, मोड और मीडियन। ठीक है, और इसके बाद आपको उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी पढ़ना है जिसमें हम जो है इन तीनों के बीच में रिलेशन को पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मीन के लिए आपका वैसे 3 मेथड है। एक जो है डायरेक्ट मेथड है, दूसरा जो है एज्यूम्ड मीन मेथड है, और तीसरा जो मेथड है वो है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन जो मेथड है वो इस साल डिलीटेड है, सिर्फ आपको डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मेथड पढ़ना है। अब कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं मैडम हम एग्जाम में कौन सा मेथड यूज़ करें। तो स्टूडेंट्स अगर एक क्वेश्चन में नहीं पूछा है कोई पर्टिकुलर मेथड से करो तो आपके विषय, आप डायरेक्ट मेथड से करो या एज्यूम्ड मेथड करो। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती हूँ, अगर इंटरवल छोटे छोटे हैं 0 to 10, 10 to 15 इस तरीके से हैं तो आप डायरेक्ट मीन मेथड कर लो, ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इंटरवल अगर बड़े बड़े हैं जैसे 1500 से 2000, 2000 से 2500 इस तरीके से बड़े बड़े इंटरवल है तो एज्यूम्ड मीन मेथड जो है वो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। मैं यहाँ हिंट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, वैसे आपके विषय अगर क्वेश्चन में नहीं पूछेगा कोई पर्टिकुलर मेथड तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। अब डायरेक्ट मेथड होता क्या है, डायरेक्ट मेथड होता क्या है स्टूडेंट्स, सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi। अब fi क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं वो f1 f2 f3 होता है और उसको हम अगर f पूरा एक साथ डिनोट करें तो fi से डिनोट करते हैं। ठीक, xi क्या होता है, जैसे 10 to 20, 20 to 30 इस तरीके से इंटरवल है तो इसका हम मीड वैल्यू जो लेते हैं 20 + 30, 10 + 20 30, 30 डिवाइड बाई 2 जो होगा 15 होगा, या फिर कह सकते हैं इसका जो मिड वैल्यू होगा वो f15 होगा, तो ये x1 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पे हमको 25 मिलेगा, वो x2 हो जाएगा। तो xi क्या होगा, हमको f1 के साथ x1 को मल्टीप्लाई करना है, फिर f2 के साथ x2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर जितने नंबर आएंगे उनको प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा fi xi, और जितना भी f1 है उस सबको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा fi तो सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi। इसका मैं इसको आपको जो है पूरा ट्रिक भी बताऊंगी कैसे कैसे आपको इसको लर्न हो जाएगा। दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए a प्लस सिग्मा fi di बाई सिग्मा fi होता है। तो हमको क्या करना है, जो xi निकाला था, xi को हम कहते हैं क्लास मार्क। जितने भी क्लास मार्क आएंगे स्टूडेंट्स उसका कोशिश करिएगा कि मिड वैल्यू को चूज़ करो, या फिर आप कोई भी वैल्यू को चूज़ कर सकते हो, उसको में से एक मिड वैल्यू को चूज़ करोगे उसको हम बोलेंगे एज्यूम्ड मीन। ठीक है, एज्यूम्ड मीन। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन से सारे क्लास मार्क को माइनस करेंगे, उसका क्वेश्चन मैंने करवाया है उसको करेंगे। तो ये होता है एज्यूम्ड मीन। और जो di होता है, डेविएशन होता है, वो क्या होता है xi माइनस a। दैट मीन्स हम जो है क्लास मार्क से a को माइनस करते जाएंगे वो हो जाएगा di, और fi के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा fi di हो जाएगा, और सिग्मा fi मतलब कि जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनका सम। ठीक, तो ये 2 मेथड हैं मीन निकालने की। ठीक, नाउ नेक्स्ट जो है मोड निकालने का मेथड। तो मोड निकालने का जो मेथड है वो फॉर्मूला जो है वो है L f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 मल्टीप्लाई माइनस f2 मल्टीप्लाई h। अब मोड क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि जितना भी फ्रीक्वेंसीज है उसमें सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देख लो। ठीक, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 11, 12, 30, 25, 22, तो 30 जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इसको हम f0 मान लेंगे। ठीक, f0 के सामने वाला जो इंटरवल होगा, जैसे मान लो ये है 30 to 40, तो ये हो जाएगा उसका मॉडल क्लास। मॉडल क्लास अगर 30 to 40 है तो ये हो जाएगा मॉडल क्लास। जो सामने वाला वैल्यू होता है उसका लोअर लिमिट होता है, ये होता है अपर लिमिट। तो हमका लोअर लिमिट लेना है तो L यहाँ पे जो है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास होता है। ठीक, f1 जो होगा ये फ्रीक्वेंसी होगा, यहाँ पे सॉरी मैंने गलती से लिख दिया f0, ये f1 होगा। ठीक है, f1 जो है वो फ्रीक्वेंसी होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। f1 के जो ठीक ऊपर वाला होगा वो होगा f0, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, और ये होगा मॉडल क्लास के बॉटम वाला, यानी सक्सीडिंग मॉडल क्लास का जो होगा उसका फ्रीक्वेंसी f2 जो होगा आपका जो मॉडल क्लास है उसके नीचे वाला इंटरवल का फ्रीक्वेंसी। ठीक, f2। और h क्या होता है, जो इन दोनों का क्लास इंटरवल होता है उनका बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे क्लास साइज h है 10। ठीक,
क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आपको मैं बता दूं ये फॉर्मूला यूज होता है। एल जो होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास होता है, F1 जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास होता है, F0 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास होता है, और F2 जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास होता है, और H होता है क्लास साइज। ठीक, अब जो है तीसरा मीडियन निकालने का तरीका। तो मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ये होता है मीडियन निकालने का फॉर्मूला। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना, जितना भी फ्रीक्वेंसी गिवन है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, उसको प्लस कर लेना, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर लेना। जो भी वैल्यू आएगा, सपोज कर लो मेरा वैल्यू जो आ रहा है 35 से जस्ट ऊपर वाला नंबर जो होगा हमको उसको देखना है। ठीक है, कम्युनिटी सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ पे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है ना, तो जो टेबल दिया रहेगा उसमें आपको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बनाना होगा। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं, पहला फ्रीक्वेंसी पहला एज इट इज लिखते हैं, फिर सेकंड फ्रीक्वेंसी फर्स्ट और सेकंड फ्रीक्वेंसी को ऐड करके लिखते हैं, फिर थर्ड जो फ्रीक्वेंसी होता है हम फर्स्ट 3 फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके लिखते हैं। उस तरीके से कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बनता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, n/2 करना है। n/2 35 जो आगे आ गया, तो 35 से जस्ट ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी कौन सा है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कौन सा है वो देख लेना। ठीक है, तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी देख लोगे। फिर उसके बाद जो है L जो है आपका मीडियन क्लास का लोअर लिमिट होगा, n/2 मैंने कहा था कि फ्रीक्वेंसी का सम है। जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जो है अभी आपको मैंने बताया कैसे निकालते हैं। F जो है मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी होगा और H होगा क्लास साइज। तो इस तरीके से फॉर्मूला में पुट करके आप मीडियन निकाल सकते हैं। अब जो थर्ड चीज़ है, ये सारे मीन मोड और मीडियन निकालने का मैंने आपको फॉर्मूलाज बता दिया। अब इनका रिलेशनशिप बताती हूँ जिसको हम एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। तो 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला होता है। कई बार आपको मीडियन और मीन निकल गया और उसके बाद मोड निकालना है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से निकालने भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये चैप्टर का इस तरीके से था। अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आपको जो एक लेस देन टाइप और मोर देन टाइप में डाउट आता है तो उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूँगी। तो ये पूरा जो है आपके जितने चैप्टर्स आ रहे हैं उनका समरी था। होप आपके लिए यूजफुल होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न करने के लिए ट्रिक देखना है तो आप इस तरफ के वाले वीडियो को क्लिक करिए। सारे फॉर्मूलाज के मैं आपको यहाँ पे ट्रिक्स देने वाली हूँ। और अगर आपको जो है पूरे चैप्टर का फॉर्मूलाज और सारा उसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पूरे चैप्टर का एक साथ चाहिए और फॉर्मूलाज एक साथ चाहिए तो इस वाले वीडियो को क्लिक करिए, आपको सारा जो है फॉर्मूला और वीडियो क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।